चलिए आ जाइए। बैठ गए सब लोग। देखिए, न्यायपालिका पढ़ा रहे हैं। न्यायपालिका के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय पढ़ा रहे थे। लगभग उच्च न्यायालय से संबंधित हर बात बता दिए हैं। अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक बता दिए हैं। उसमें 2, 4, 5 अनुच्छेद होगा, 2, 4 अनुच्छेद होगा जो नहीं बताए होंगे। अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 225 और अनुच्छेद 228। यही 4 गो अनुच्छेद है जो हम आपको नहीं बताए हैं। ऐसे ये 4 अनुच्छेद का कोई महत्व भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये 4 अनुच्छेद भी हम आपको बता देते हैं। बहुत ज़्यादा महत्व इन अनुच्छेदों का नहीं है, इसी वजह से हम नहीं बताए हैं। और लास्ट में बता रहे हैं, याद रखने का मन होगा रखिएगा, और नहीं याद रखने का मन होगा नहीं रखिएगा। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके कंपटीशन के हेल्थ पे नहीं पड़ने जा रहा है। और अब तो एसएससी अपने पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया है। और पहले जो है सीजीएल में सिर्फ प्रीलिम्स में जीएस पूछा जाता था, और अब तो मेंस में भी जोड़ दिया है। यहाँ तक कि इंग्लिश में जो पैराग्राफ से क्वेश्चन आएगा, करेंट का एडिटोरियल देगा। समझिए, इंग्लिश में भी जीएस घुसा रहा है अब। ठीक है, करेंट का क्वेश्चन घुसा रहा है। करेंट मतलब जीएसए हुआ, तो जीएस का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। समझ गए। और एक बात आप एकदम दिल दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो अपना लक्ष्य जो है ना, एगो बनाना होगा। एक लक्ष्य बना करके उस पर काम करना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं जल्दी। अगर आपके लक्ष्य बहुत ज़्यादा होंगे तो आप जल्दी सफल नहीं हो पाइएगा। मान लीजिए कि आप चाहिएगा कि आपको एसएससी भी हो जाए, आपको दरोगा भी हो जाए, आपको बैंक भी हो जाए, आपको बीपीएससी भी हो जाए, आपको पुलिस भी हो जाए, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन आप चाहिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी हो जाए, उसी को लेकर के दिन रात एक करके आप काम कीजिएगा तो आपका बीपीएससी निकल जाएगा। आप चाहिएगा कि हमारा एसएससी निकल जाए, तो एसएससी को लेकर के ही सिर्फ आप काम कीजिएगा तो आप निश्चित तौर पे निकल जाइएगा। तो बार बार हम आपको कहते हैं, जीवन में लक्ष्य एक होना चाहिए। जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को लेकर पूरी तरीका से आपको जागरूक होकर के काम करना चाहिए, तभी जाकर के आप सफल हो पाइएगा, नहीं तो सफल नहीं हो पाइएगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठाइए। समझ गए। हमने अपने जीवन काल में बहुत सारे सफल और असफल छात्रों को देखा है, तो स्पेशली वे छात्र बहुत जल्दी सफल हुए हैं जो एक लक्ष्य को पकड़ करके रखा है। और वैसे छात्र जो एसएससी भी निकाल रहा है, सब चीज़ निकाल रहा है, लेकिन फाइनली उसका नहीं हो रहा है। समझ गए। बेहतर है, स्टूडेंट बेहतर है, उसका परीक्षा भी निकल रहा है, लेकिन फाइनल नहीं हो रहा है। समझ गए। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं अनुच्छेद 218, 220, 225 और 228 हाईकोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है। इन अनुच्छेदों का बहुत ज़्यादा महत्व है नहीं। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हम लोगों ने देख लिया था। तो अब अनुच्छेद 218 क्या कहता है? अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 225 और अनुच्छेद 228। देखिए अनुच्छेद 218 में क्या है। अनुच्छेद 218 यह कहता है
कि उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंध उच्च न्यायालय में भी लागू होंगे। उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंध उच्च न्यायालय में भी लागू होंगे। जैसे उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह प्रावधान उच्च न्यायालय में भी लागू होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी संसद महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में रीट जारी कर सकता है। तो कुछ वैसे प्रावधान है जो उच्चतम न्यायालय में लागू होता है और उच्चतम न्यायालय के साथ साथ वे प्रावधान जो है उच्च न्यायालय में भी लागू होता है। तो उन तमाम प्रावधानों की जानकारी हमें अनुच्छेद 218 देता है। तो उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंध उच्च न्यायालय में भी लागू होंगे, इस विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 218 देता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे अनुच्छेद 220। अनुच्छेद 220 क्या कहता है? अनुच्छेद 220 यह कहता है कि अगर कोई उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश रहा है, अगर कोई उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश रहा है, अगर कोई उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश रहा है तो वे उनके व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। मतलब अगर कोई हाई कोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश रहा है तो वह उस हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है। जैसे मान लिया जाए कोई पटना हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, पटना हाई कोर्ट का न्यायाधीश है और पटना हाई कोर्ट में रहते हुए वह रिटायर किया है, तो वह पटना हाई कोर्ट में वकालत कभी नहीं कर सकता है। पटना हाई कोर्ट के अलावे अन्य हाई कोर्ट में वह वकालत कर सकता है और भारत के सुप्रीम कोर्ट में वह वकालत कर सकता है, लेकिन वह कभी भी पटना हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है, पटना हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है। तो हाई कोर्ट के अस्थाई न्यायाधीश, हाई कोर्ट के अस्थाई न्यायाधीश आपको जिस हाई कोर्ट से रिटायर होता है उस हाई कोर्ट में वह वकालत नहीं कर सकता है। उसके अलावे अन्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, अन्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वह वकालत कर सकता है, लेकिन जहां पर अस्थाई न्यायाधीश के तौर पर उसने काम किया है वहां पर वह वकालत नहीं कर सकता है। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 225। अनुच्छेद 225 क्या कहता है? अनुच्छेद 225 की हम बात करें तो विद्यमान हाई कोर्ट के अधिकारिता के विषय में बताता है। विद्यमान हाई कोर्ट, विद्यमान उच्च न्यायालय के अधिकारिता, विद्यमान उच्च न्यायालय के अधिकारिता के विषय में बताता है, अधिकारिता के विषय में बताता है। मतलब जो 25 हाई कोर्ट है उन हाई कोर्टों का अधिकार क्षेत्र कहां कहां है, उनको कौन कौन से अधिकार है, समझिए कौन कौन से अधिकार है, इस विषय में जानकारी जो है हमें अनुच्छेद 225 देता है। आगे है अनुच्छेद 228। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, उच्च न्यायालय को अंतरण, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है
कि कुछ मामला ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट में रखे जाने चाहिए। देखिए, कोई भी केस की जब शुरुआत होती है तो वह आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट से होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से होता है, उसके बाद हाई कोर्ट में आता है। लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर कोई केस आया है और उसमें विधि का प्रश्न सारगर्भित है, यानी कानून का प्रश्न सारगर्भित है, कानून का प्रश्न सारगर्भित है, तो उसकी सुनवाई अगर हम देखें तो उसकी सुनवाई सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं करता है, बल्कि उसको हाई कोर्ट में भेज देता है, उसको हाई कोर्ट में भेज देता है। उन मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट ही करता है। तो कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, यानी कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में आता है, लेकिन उसकी सुनवाई सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं करता है, बल्कि उसकी सुनवाई हाई कोर्ट करता है। उसकी सुनवाई कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। तो कुछ मामलों का अंतरण जो सीधे हाई कोर्ट में हो जाता है, उस विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 228 देता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 214 से 231 पूरा फाइनल हो गया, अनुच्छेद 232 निरस्त हो गया है, समाप्त हो गया है। तो इसी वजह से उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गए? बहुत ज्यादा हम आपको पहले भी बोले हैं, बीच में भी बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये सब नहीं है। अगर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता तो जब हम पढ़ा रहे थे तो उस टाइम भी हम आपको लिखा सकते थे, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसी वजह से हमको लगा कि ना यहाँ पे लिखाना जरूरी नहीं है, अंतिम में हम लिखा देंगे। तो अब नीचे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बस नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ है, ठीक है। लिखिएगा, लिखिएगा, अनुच्छेद 218 डैश दीजिए, हेडिंग मारे 218। उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंधों का उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंध उच्च न्यायालय में भी लागू होते हैं। उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंध उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंध उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंध उच्च न्यायालय में भी लागू होते हैं। उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंध उच्च न्यायालय में भी लागू होते हैं। उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंध उच्च न्यायालय में भी लागू होते हैं। आगे, अनुच्छेद 220 अस्थाई न्यायाधीश के अस्थाई न्यायाधीश के अस्थाई न्यायाधीश के व्यवसाय पर प्रतिबंध, 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 व्यवसाय पर प्रतिबंध, नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। जिस उच्च न्यायालय से न्यायाधीश रिटायर हुए हैं, जिस उच्च न्यायालय से न्यायाधीश रिटायर हुए हैं, जिस उच्च न्यायालय से न्यायाधीश रिटायर हुए हैं उस उच्च न्यायालय में
वकालत नहीं कर सकते हैं। जबकि उसके अलावा अन्य उच्च न्यायालय जबकि उसके अलावा अन्य उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में जबकि उसके अलावा अन्य उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। वकालत कर सकते हैं। वकालत कर सकते हैं। आगे अनुच्छेद 225 अनुच्छेद 225 डैश देकर विद्यमान उच्च न्यायालय के अधिकारिता विद्यमान उच्च न्यायालय के अधिकारिता विद्यमान उच्च न्यायालय के अधिकारिता की जानकारी प्रदान करता है। आगे अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण की जानकारी देता है। उच्च न्यायालय खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब सुनिए। देखिए न्यायिक व्यवस्था में और भी बहुत कुछ है। लोकहितवाद, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, न्यायिक सक्रियता, ये सब चीज बताएं? नहीं ना बताएं? तो इन सभी चीजों को आगे हम लोगों को देखना है। ठीक है, लेकिन उसके पहले देखिए भारत में बहुत प्रकार के न्यायालय हैं। अभी देखिए अधीनस्थ न्यायालय है, परिवार न्यायालय है, ग्राम न्यायालय है, मोबाइल कोर्ट है, सेना न्यायालय है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, सब न्यायालय सब। कितना न्यायालय आप पढ़िएगा, फिर भी जो आए दिनों कभी काल जो है कुछ कुछ चीज उठा करके पूछ देता है। ठीक है, ऐसे तो हम कहे खत्म, न्यायपालिका खत्म। ठीक है, लेकिन अभी भी हम आपको लगभग 2-3 क्लास लेंगे। अधीनस्थ न्यायालय बताएंगे, मोबाइल कोर्ट बताएंगे, लोक अदालत बताएंगे, सेना न्यायालय बताएंगे, परिवार न्यायालय बताएंगे, ग्राम न्यायालय बताएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बताएंगे, जनहित याचिका बताएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वही जनहित याचिका, समझ गए। इसके बाद न्यायिक सक्रियता बताएंगे, समझ गए। तो ये सब चीज बताएंगे, तो बताने में टाइम लगता है ना। अब मान लिया जाए कि हम यहीं पे के न्यायालय खत्म हो गया, यहाँ पर भी खत्म करके हम जा सकते हैं, सिलेबस में बस यहीं तक है। लेकिन अब परीक्षा जो है थोड़ा सा
आगे बढ़ा है तो आपको भी थोड़ा सा आगे बढ़ करके जो है पढ़ना होगा, समझ गए। तो अरे फाउंडेशन बेचना है जी, ठीक है। आप लोग जो है ग्रेजुएट हो गए हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर रहे हैं। कौन कौन हो गए हैं? गिराइए गिराइए। लड़की लोग में कौन कौन हो गई है ग्रेजुएट? मुंह तो देखने से नहीं लगता है, झूठ नहीं बोल रही है जी। चलिए ग्रेजुएट, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आराम से पढ़िए, आराम से समझिए। देखिए अब ऐसे तो कायदे से हमें अधीनस्थ न्यायालय बताना चाहिए, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय हम आपको यहाँ नहीं बता रहे हैं। हम आपको न्यायालय के संदर्भ में सेना न्यायालय बता रहे हैं, कोर्ट मार्शल बता रहे हैं। तो अब आप नीचे हेडिंग मारिएगा, सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल। आज जानते हैं आज क्या हुआ? आज एगो बात बताते हैं। आज एगो लड़की को जो है भगाए हैं, ठीक है, वो अभी फिर आई हुई थी। तो देखिए एक तो क्या मामला था, देखिए वो लड़की जो है 26 सितंबर 2021 को एडमिशन ली हुई थी, ठीक है। 26 सितंबर 2021 अपना आई कार्ड लेके आई और उसके साथ में वो लड़का भी था। अभी वो आई थी तो हम पूछे कि वो लड़का कौन है, तो लड़की जवाब नहीं दे पाई, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि उसका भाई होता, बोलती वो तुरंत, भाई था तुरंत बोलती, लेकिन जवाब देने में अकबका गई। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है, समझ गए। तो और वो थी कहाँ की? सहरसा की, सहरसा की ही लड़की थी, ठीक है, हाँ सहरसा की लड़की थी। तो अपने साथ जो है दोपहर 12 साढ़े 12 बजे का बात है, हम बैच लेके निकल रहे थे, रूम जा रहे थे, तो उस टाइम का बात है। तो वो जो है वो लड़का को लेके आए, लड़का चश्मा पहन ले था, लड़का सब चश्मा पहन लेता है तो समझता है हमरा से बड़का स्मार्ट तो कोई है ही ना है। उसको ये नहीं पता था कि हम ही मास्टर हैं, समझे। तो वो जो है आया, हम देखे, हम बोले एक तो एडमिशन जो है वो बोल रहा था कि उसी, यानी वो बोल रहा था कि क्लास नहीं की है, इसी पे जो है इसको 3 से 5 में अलाउ कर दीजिए। हम बोले उसको कि 1 साल हो गया है, क्लास नहीं किए हैं, संस्थान में तो क्लास चला है, ये तो सरासर गलती आपका है, आप नहीं किए हैं तो ये आपका ना प्रॉब्लम है। और क्या आप सही ही बोल रहे हैं कि आप नहीं किए हैं? आप गलत भी तो बोल सकते हैं कि हम नहीं किए हैं। तो बोली ना हम नहीं किए हैं, ठीक है। लड़की कुछ नहीं बोल रही थी, लड़का फटफट जो है अपना बोल रहा था, समझे। तो उसके बाद जो है फिर हम देखे कि लड़की है, लड़की जात है, तो लड़की जात देख करके जो है हम बोले जाइए कुछ पैसा, बहुत कम बोले थे, ठीक है, बहुत कम बोले कि जा करके जमा कर दीजिए और हम बैच ट्रांसफर कर देते, स्पेशली लड़की के कारण जो है हम कर रहे थे। हाँ, तो वो लड़का जो है ना थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने लगा, ठीक है, नहीं इतना नहीं इतने, अब फिर ये में बोले भागो यहाँ से, ठीक है, भगा दिए आई कार्ड फाड़ के, समझे। तो फिर उसका गार्जियन हमको फोन किया था, तो अपने गार्जियन को फोन करके वो रो रही थी, तो उसका गार्जियन हमको फोन किया कि सर काहे भगा दिए, तो उसको सब बात बताए, हम बताए उसको सब बात। तो उसका गार्जियन बोला ना कोई लड़का तो नहीं गया होगा, बोले एकदम लड़का आया हुआ था, समझे। अभी जो है वो लड़की आई हुई थी, उससे हम पूछे कि जो है वो लड़का कौन था, लड़की अकबका गई, कुछ नहीं बोली, बोलती ना भाई था, दोस्त था, क्या था, नहीं था, कुछ नहीं बोली, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलत होगा, समझे। आगे हेडिंग मारिए, सेना न्यायालय। लड़की को लगा कि लड़की जाते हैं हमको थोड़े कुछ कहेगा, लड़की है तो क्या, लड़का को भगा देंगे, लड़का गलत करेगा तो लड़का को भगाएंगे, और लड़की गलत करेगी तो उसका आरती उतारेंगे, मुंह नहीं तोड़ देंगे हम। सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल, बाप मैं देता है यहां पर पढ़ने के लिए,
कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल। देखिए कोर्ट मार्शल जो है ना थोड़ा सा अलग अलग चीज है, इसी वजह से सोचे पहले कोर्ट मार्शल पढ़ाते हैं। देखिए जहां से क्वेश्चन आता है इसी वजह से, यानी देखिए कॉपी में वो चीज पहले होना चाहिए जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जहां से क्वेश्चन नहीं आता वो चीज बाद में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुनिए अब, सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल, सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल। देखिए कोर्ट मार्शल, एक तो सेना को बाह्य हस्तक्षेप से बचाने के लिए और सेना के भीतर अनुशासन बनाए रखने के लिए, सेना को बाह्य हस्तक्षेप से बचाने के लिए और सेना के भीतर अनुशासन बनाए रखने के लिए सेना न्यायालय का गठन किया गया है। सेना न्यायालय में सैनिकों के दो प्रकार के मामलों की सुनवाई नहीं होती है। अगर किसी सैनिक ने किसी गैर सैनिक की हत्या की है तो उसकी सुनवाई सेना न्यायालय में नहीं होगा। अगर सैनिक ने किसी सैनिक की हत्या की है तो उसकी सुनवाई सेना न्यायालय में होगा, लेकिन अगर किसी सैनिक ने गैर सैनिक की हत्या की है, आम नागरिक की हत्या की है, तो उसकी सुनवाई सेना न्यायालय में नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी सैनिक ने बलात्कार किया है तो उसकी भी सुनवाई सेना न्यायालय में नहीं होगा। तो मूल तौर पर यहां गौर कीजिएगा, सेना न्यायालय में सैनिकों से संबंधित, सेना न्यायालय में सैनिकों से संबंधित दो मामलों की सुनवाई, सैनिकों से संबंधित दो मामलों की सुनवाई, दो मामलों की सुनवाई सेना न्यायालय में नहीं होता है। दो मामलों की सुनवाई सेना न्यायालय में नहीं होता है। पहला, अगर किसी सैनिक ने गैर सैनिक की हत्या की है। दूसरा, अगर किसी सैनिक ने बलात्कार की घटना की है। ये दो मामला को छोड़कर अन्य सभी मामलों की सुनवाई, अन्य सभी मामलों की सुनवाई, सेना से संबंधित अन्य सभी मामलों की सुनवाई सेना न्यायालय में होता है। इसके बाद सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं की जा सकती है। सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं की जा सकती है। सेना न्यायालय का निर्णय सैनिकों को लेकर अंतिम होता है। लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा अपवाद है। थोड़ा सा अपवाद क्या है? तो थोड़ा सा अपवाद यह है कि अगर सैनिकों के मौलिक अधिकार का हनन होता है तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। लेकिन मौलिक अधिकार के अलावा अन्य मामलों को लेकर सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील ना तो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है ना हाई कोर्ट में की जा सकती है। तो एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती है। सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर सैनिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित मामला है तो उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में की जा सकती है, की जा सकती है। समझ गए? तो ये चीज है, इसको आप याद रखिएगा। अब सेना न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो एक तो सेना न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है, सेना के जो ऊंचे ओहदे के अधिकारी होते हैं, बड़े ओहदे के अधिकारी होते हैं, वही सेना न्यायालय का न्यायाधीश होता है। सेना न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं या कोई भी व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि सेना के अंतर्गत जो उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं वही न्यायाधीश के तौर पर काम करता है, वही न्यायाधीश के तौर पर काम करता है। तो याद रखिएगा, ठीक है? तो नीचे से लिखिएगा, सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल।
लिखिएगा, लिखिएगा। देखिए एगो बात बताते हैं, आप सुनिए समझिए। देखिए आपका गार्जियन जो है ना, एक चीज को आप ध्यान से याद रखिए। जो भी लोग पटना आए हैं, ठीक है, पटना जो भी लोग आए हैं, यहां पर हम आपको भरोसा देते हैं, यहां पर 70% लोग ऐसे होंगे जिनके पिताजी किसान होंगे, 30% ही लोग ऐसे होंगे जिनके पिताजी जॉब करते होंगे। किसान कितना मेहनत से कमाता है, जब कमाइएगा ना, एक बार जाकर के खेत में काम कीजिएगा ना, एक रोज औकात पता चल जाएगा आपको अपना, कितना मेहनत करके 2-2 रुपया जोड़ करके आपको पैसा भेजता है, और उस पैसा का आप दुरुपयोग करते हैं फालतू फालतू चीजों में। तो एकदम देखिए, अभी आपके पढ़ने का उम्र है, अभी आप पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ पढ़िए। एक बार सफल हो जाइए ना, फिर आपको कोई कहने जाएगा जी, कोई नहीं कहने जाएगा, ना हम कहने जाएंगे, ना गार्जियन कहने जाएगा, कोई नहीं कहने जाएगा। आपको जो कहना होगा, जो करना होगा आप करते रहिएगा। देखिए ये जो उम्र है ना, बड़ी खतरनाक उम्र होता है। इस उम्र में अगर आप अपने आप को बैलेंस रख लिए, इस उम्र में अपने आप को सिर्फ अपने कर्मों तक सीमित रख लिए, तो आप महान हैं, आपसे महान कोई हो ही नहीं सकता है, समझ गए। इस उम्र में ही लोग बहकता है, यही उम्र है आपके सफल और असफल होने का। अगर आप अपने कर्मों में ध्यान नहीं लगाइएगा, आप असफल हो जाइएगा। अगर आप अपने कर्मों में ध्यान लगाइएगा, आप सफल हो जाइएगा। आपका कर्म क्या है? हम बार बार आपको बोलते हैं, आप क्या है? आप छात्र हैं। आपका क्या काम क्या है? आपका काम पढ़ाई करना है, तो आप पढ़ाई कीजिए ना, फालतू चीज काहे करते हैं? आपका गार्जियन एक आशा, उम्मीद, भरोसा के साथ आपको भेजा है, समझ गए। और अगर मान लिया जाए कि आपके गार्जियन इतने धनवान होते तो अपने पास में रख करके आपको पढ़ाते, खुद आ जाते पटना, लेकिन आपको भेजे हैं ताकि आप उनके दिशा और दशा को बदल सके, समझ गए। तो अगर आप देखिए, आप कुछ मत कीजिए, लोग कहता है फलना है, चिलना है, ढेकना है, आप सिर्फ अपने गार्जियन के आशा और विश्वास पर खरा उतर जाइए, सिर्फ इतना बस, और कुछ नहीं। आपके गार्जियन किस चीज को लेकर आपको भेजे हैं? सफल होने को लेकर भेजे हैं, बस आप सफल हो जाइए अपने जीवन में, बस काम तमाम है, समझ गए। आप अपने परिवार के दिशा दशा को बदल दीजिए, बस हो गया, काम खत्म है, समझे। तो फालतू चीजों में एकदम नहीं पड़ना है। क्षणिक खुशी जीवन को बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा जीवन को, समझ गए। तो पढ़िए लिखिए, उसके अलावा कोई तीसरा चीज नहीं। पढ़ना है, लिखना है, खाना है, पीना है, सोना है, ठीक है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। जब सफल हो जाएंगे तो जो करना होगा आप अपना करते रहिएगा। नीचे से लिखिए, सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल। सैनिकों को बाह्य हस्तक्षेप से बचाने सैनिकों को बाह्य हस्तक्षेप से बचाने तथा सैनिकों को बाह्य हस्तक्षेप से बचाने तथा सैनिकों को बाह्य हस्तक्षेप से बचाने तथा सैनिकों के बीच अनुशासन बनाए रखने को लेकर तथा सैनिकों के बीच अनुशासन बनाए रखने को लेकर तथा सैनिकों के बीच अनुशासन बनाए रखने को लेकर तथा सैनिकों के बीच अनुशासन बनाए रखने को लेकर सेना न्यायालय का गठन
किया गया है। सेना न्यायालय का गठन किया गया है। सेना न्यायालय का गठन किया गया है, किया गया है, फुल स्टॉप। सेना न्यायालय में, उसी में, हाँ उसी में, सेना न्यायालय में सेना के ही, सेना न्यायालय में सेना के ही बड़े अधिकारी, सेना न्यायालय में सेना के ही बड़े अधिकारी, सेना न्यायालय में सेना के ही बड़े अधिकारी, बड़े अधिकारी न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। सेना न्यायालय, सेना न्यायालय सैनिकों से संबंधित, सेना न्यायालय सैनिकों से संबंधित, सैनिकों से संबंधित दो प्रकार के मामलों की सुनवाई, सेना न्यायालय सैनिकों से संबंधित दो प्रकार के मामलों की सुनवाई नहीं करता है। सेना न्यायालय सैनिकों से संबंधित दो प्रकार के मामलों की सुनवाई नहीं करता है। नहीं करता है। एक नंबर में अगर सैनिक ने किसी गैर सैनिक की हत्या की है, अगर सैनिक ने किसी गैर सैनिक की हत्या की है, अगर सैनिक ने किसी गैर सैनिक की हत्या की है, अगर सैनिक ने किसी गैर सैनिक की हत्या की है, अगर सैनिक ने किसी गैर सैनिक की हत्या की है। दो नंबर में अगर सैनिक ने बलात्कार किया है, दो नंबर में अगर सैनिक ने बलात्कार किया है, अगर सैनिक ने बलात्कार किया है, बलात्कार किया है। आगे सेना न्यायालय, अगला पॉइंट स्टार मार के, सेना न्यायालय, सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ, सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील, सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील, 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 सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील, अपील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं की जा सकती है। सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर, उसी में कंटिन्यू, लेकिन अगर, लेकिन अगर, लेकिन अगर मौलिक अधिकार, लेकिन अगर मौलिक अधिकार से संबंधित मामला हो, लेकिन अगर मौलिक अधिकार से संबंधित मामला हो, लेकिन अगर मौलिक अधिकार से संबंधित मामला हो, तो फिर
तो फिर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, हो गया सेना न्यायालय। आगे हेडिंग मारिएगा मोबाइल अदालत या मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट या मोबाइल अदालत। मोबाइल कोर्ट या मोबाइल अदालत, देखिए सुनिए इसमें क्या होता है, गौर से सुनिएगा। देखिए, एक तो मोबाइल कोर्ट या मोबाइल अदालत की अवधारणा का विकास भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न पुरस्कार विजेता, भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस अदालत की अवधारणा का विकास एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया। क्या है यह कोर्ट? तो एपीजे अब्दुल कलाम बहुत अच्छे व्यक्तित्व के थे, जबरदस्त व्यक्तित्व के थे। उनकी पर्सनैलिटी की तुलना किसी से करना जो है मुनासिब नहीं है, अतुलनीय, समझ गए। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति की तुलना उनसे की जाती है तो ये एपीजे अब्दुल कलाम का तौहीन है, समझ गए। एपीजे अब्दुल कलाम से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन लोगों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। भले ही एपीजे अब्दुल कलाम 21वीं सदी के राजनेता रहा हो, भले ही वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया हो, लेकिन उनकी तुलना किसी से नहीं होना चाहिए। गांधी जी की तुलना किसी से नहीं होनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की तुलना, भगत सिंह की तुलना किसी से नहीं होना चाहिए। कोई सुभाष पैदा नहीं हो सकता है जी, कोई भगत पैदा नहीं हो सकता है, समझे? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है, किसी सूरत में नहीं हो सकता है। कोई एपीजे अब्दुल कलाम पैदा नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता है। कितना भी विद्वान लोग बन जाए, लेकिन इनके जैसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। इस चीज को दिमाग में आप बैठा लीजिए, समझे? एपीजे अब्दुल कलाम एक अलग व्यक्तित्व के लोग थे जी, समझे? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिए, हम नहीं लिए हैं, जबकि अच्छे राजनेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना हो सकती है किसी से, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम की तुलना किसी से नहीं हो सकती, इस पृथ्वी पर किसी से नहीं हो सकता है। उनका ही विचार था कि वे भारत के राष्ट्रपति के तौर पर 5 वर्ष तक काम किए, तो भारत को उन्होंने काफी करीब से देखा है और काफी गरीब फैमिली से आए हैं। पेपर बेच करके अपना जीवन निर्वहन किए हैं, पेपर बेच करके। और एक पेपर बेचने वाला इंसान भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए, तो जीरो से लेकर हीरो,
समझ गए। उन्होंने सच में देखा है गरीबी को। तो उन्होंने यह देखा कि भारत के भीतर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निरक्षरता के कारण, निरक्षरता मतलब ज्ञान के अभाव के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण, निरक्षरता के कारण, जागरूकता के कारण, जागरूकता के कारण, जागरूकता भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। जागरूकता के कारण या अन्य कारणों से न्याय नहीं ले पाते हैं, न्याय नहीं ले पाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने यह देखा कि निरक्षरता और जागरूकता के अभाव के कारण भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बसे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने न्यायिक व्यवस्था में यह कहा कि ऐसा किया जाए कि एक बस समझ, बस, एक बड़ा बस लिया जाए और उस बस में न्यायिक ढांचा से संबंधित जितने चीज है उसको रखा जाए और उस बस को गांव के लिए रवाना कर दिया जाए और गांव में खुले मैदान में उस बस को ओपन कर दिया जाए, उस बस को ओपन कर दिया जाए और वहां पर न्यायाधीश भी होंगे, वकील भी होंगे, सरकारी वकील भी, वो बस अपने खुद ही लेकर के जाएगा। गांव के लोग आएंगे, अपनी समस्या बताएंगे और न्याय लेके जाएंगे। कितना शानदार था। यानी एक बस के भीतर हर प्रकार की सुविधा। जैसे आज के डेट में अगर किसी नेता को यात्रा करना होता है तो अपने बस को डिजाइन कर लेता है अपने तरीका से, समझ गए, अपने तरीका से जो है डिजाइन कर लेता है और फिर बस लेकर के अपना यात्रा पर निकल जाता है। समय समय पर आप देखे होंगे अखिलेश यादव हो गया, तेजस्वी यादव हो गया, राहुल गांधी हो गया या बीजेपी के लोग हो गए, हर लोग, समझे, हर लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक करता है। तो जब बस में ये सब चीज हो सकता है तो न्यायिक व्यवस्था को बस में क्यों नहीं रखा जा सकता है? आराम से रखा जा सकता है। इसको पहिए पर न्याय भी कहा जाता, पहिए पर न्याय भी कहा जाता है। और इसका पहली बार प्रयोग 2007 में हरियाणा के मेवात में किया गया। हरियाणा के मेवात में 2007 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया। हरियाणा के मेवात में 2007 में इसका पहली बार प्रयोग किया गया। क्लियर है? तो यहां पर 2-3-4 पॉइंट लिखाएंगे, महत्वपूर्ण है, लिखिए। इस अवधारणा का जनक यानी मोबाइल कोर्ट, मोबाइल अदालत, डैश देकर लिखिएगा। इस अवधारणा का जनक एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है इस न्यायिक व्यवस्था में एक बस के भीतर, इस न्यायिक व्यवस्था में एक बस के भीतर सभी न्यायिक ढांचा
सभी न्यायिक ढांचा को रखकर सभी न्यायिक ढांचा को रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर न्याय ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर न्याय लोगों को दिया जाता है। इसका पहली बार प्रयोग इसका पहली बार प्रयोग इसका पहली बार प्रयोग पहली बार प्रयोग इसका पहली बार प्रयोग इसका पहली बार प्रयोग हरियाणा के मेवात जिला में हरियाणा के मेवात जिला में मेवात यहां लिखे हैं मेवात जिला में किया गया। इस न्यायिक व्यवस्था को पहिए पर न्याय इस न्यायिक व्यवस्था को पहिए पर न्याय के तौर पर भी जाना जाता है। आगे हेडिंग मारिएगा लोक अदालत। लोक कौवा वाला को लोक अदालत। लोक अदालत, अब सुनिएगा। लोक अदालत का अर्थ होता है लोगों का न्यायालय। लोक अदालत का अर्थ होता है लोगों का न्यायालय। और यह जो लोक अदालत है यह गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित थी। गांधी जी के सिद्धांत पर। तो लोक अदालत की व्यवस्था गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित थी। गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित थी। गांधी जी का क्या मानना था न्यायिक व्यवस्था को लेकर? गांधी जी न्यायिक व्यवस्था को कैसा बनाना चाहते थे? गांधी जी न्यायिक व्यवस्था को कैसा बनाना चाहते थे, इसको सुनिएगा। गांधी जी का मानना यह था कि कोई न्यायाधीश होगा और न्यायाधीश दोनों पक्ष विपक्ष दोनों को सामने लाएगा और आप दोनों के सहमति से
न्याय करेगा, दोनों के सहमति से न्याय करेगा। और इस न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई कोर्ट फीस नहीं लगता था, कोई कोर्ट फीस नहीं देने की बात की गई है। और लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील कहीं नहीं की जा सकती है। तो गौर कीजिएगा, लोक अदालत इसका अर्थ लोगों का न्यायालय होता है। यह गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। लोक अदालत में जो निर्णय होता है दोनों पक्षों के सहमति के आधार पर होता है, दोनों पक्षों के सहमति के आधार पर, दोनों पक्षों के सहमति के आधार पर लोक अदालत में निर्णय होता है। लोक अदालत में क्या होता है? निर्णय होता है। और इस निर्णय के खिलाफ अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। और इस तरीका से जब निर्णय होता है तो कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है, कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है। तो इसमें जानते हैं एक चीज काफी महत्वपूर्ण है, लोक अदालत का अर्थ क्या होता है। और एक चीज और महत्वपूर्ण है, लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? तो लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील कहीं भी नहीं की जा सकती। बस यही दो बात महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो नीचे से लिखिएगा, लोक अदालत, इसका अर्थ लोगों का न्यायालय होता है। 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 फुल स्टॉप। लोगों का न्यायालय होता है। फुल स्टॉप। यह गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित न्यायिक व्यवस्था है। 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 इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है। कोर्ट फीस, कोर्ट शुल्क, कोर्ट फीस नहीं लगता है। इस व्यवस्था में निर्णय 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 निर्णय इस व्यवस्था में निर्णय दोनों पक्षों के है। क्या हुआ जी? है सर दर्द कर रहा है, बच जाइएगा ना। बकलोल, सर दर्द कर रहा है। इस व्यवस्था में निर्णय दोनों पक्षों के आपसी सहमति, दोनों पक्षों के आपसी सहमति, दोनों पक्षों के आपसी सहमति के आधार पर होता है। कभी कभी जानते हैं ऐसा बात बोल देते हैं किसी विद्यार्थी शौक हो जाता है। लड़की को बोल देते हैं, लड़की तो रोने लगती है। लड़का लोग तो बड़ी ढीठ होता है, निर्लज होता है, वो तो दांत चियार के आगे बढ़ जाएगा। कभी किसी को बोल देंगे बचिएगा कि नहीं बचिएगा, उसको लगता है क्या बोल दिए। हमको बुखार है फिर भी हम टेबलेट खा करके क्लास ले रहे हैं। देह हाथ इतना तोड़ता है ना, हमको पता है। जाते हैं ना, बैठते हैं ना, दिमाग खराब हो जाता है, मन करता है शर्ट उठ खोल दे, समझे। कभी कभी
चलिए, हुआ था क्या जानते हैं? आप ही लोग के बैच में उस रोज पीट के नहीं गए शुक्रवार को, तो उस रोज दिन में नहीं नहा पाए थे, तो गए तो यहाँ से जाते जाते 11 बज जाता है, तो रूम पे गए 12 बजे जाके नहा लिए, ठीक है। बुखार आ गया सुबह से। फिर भी शनिवार को भी क्लास लिए हैं, लेकिन रविवार को क्लास नहीं लिए। रविवार को सामान्यतः मेरा क्लास होता है, लेकिन रविवार को क्लास नहीं लिए। सोमवार को कल भी हम क्लास नहीं लिए, कल भी क्लास नहीं लिए। कल हर बैच में हम अपने बैच में टेस्ट करवाए और फिर आज क्लास लिए। आज थोड़ा ठीक है तो क्लास लिए, समझे। माथा तो मेरा भी दर्द कर रहा है, जब से आए तभी से दर्द कर रहा है, ठीक है। लिखिए, इस व्यवस्था में निर्णय दोनों पक्षों के आपसी समझौते के आधार पर होता है। लिख लिए हैं। इसलिए 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 इस अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील, इसलिए इस अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील। इसलिए इस अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील। इसलिए इस अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील। इसलिए इस अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। चलिए, आइए तो अब याद कीजिए। तो हाँ, होमवर्क भी था, पूछेंगे अब, ठीक है, पूछेंगे अभी। है उधर कोई स्टाफ है जी? स्टाफ है जी? है जी कोई? सब मर गया, नहीं ना है, सब मर गया। हमको तो लगा कोई आया। जरल बात इस वजह से कहते हैं कि जल्दी सुन के आ जाएगा, ठीक है। एकदम मरिए गया, सही में मर गया। नहीं, सुनिए नहीं रहा होगा, सुनता तो आ जाता। गेट बंद कर दीजिए, गेट जो है ना वो निकल जाता है विद्यार्थी सब, ठीक है। कोई विद्यार्थी बंद कीजिए तू गेट। अरे वो गेट ने बकलोल, उधर गेट, वो वाला गेट बंद है, बंद है नहीं। आइए आइए, याद कीजिए। उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंध उच्च न्यायालय में भी लागू होंगे। कौन अनुच्छेद? 200। उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंध उच्च न्यायालय में भी लागू होंगे। कौन अनुच्छेद कर? एक बात बताइए, पटना हाईकोर्ट का न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट से रिटायर हुआ है, तो वो पटना हाईकोर्ट में वकालत कर सकते, अन्य हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो अस्थाई न्यायाधीशों के विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध कौन अनुच्छेद के? अस्थाई न्यायाधीशों के विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध कौन अनुच्छेद? विद्यमान उच्च न्यायालय के अधिकारिता के विषय में जानकारी, विद्यमान उच्च न्यायालय के अधिकारिता के विषय में जानकारी। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में अंतरण, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में अंतरण। अच्छा, सेना न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति? नहीं ना, सेना न्यायालय का न्यायाधीश कौन होता है? सेना के उच्च स्तरीय अधिकारी। अच्छा, सेना न्यायालय में सैनिकों से संबंधित 2 मामलों की सुनवाई नहीं होती है। कौन कौन? एगो अगर सैनिक ने गैर सैनिक की हत्या, और दूसरा
अच्छा, सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील किसी कोर्ट में की जा सकती नहीं ना, लेकिन अगर मौलिक अधिकार से संबंधित तब हो सकती है। तो प्रथम दर्जिया तो हम यह कहेंगे कि सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील किसी न्यायालय में नहीं हो, लेकिन अगर मामला मौलिक अधिकार से संबंधित हो तब हो सकती है, तब हो सकती है। चलिए ठीक है, मोएल कोर्ट की अवधारणा का जनक किसे माना जाए? अच्छा, इसका पहली बार प्रयोग कब हुआ है? 2000? अच्छा, कहां हुआ? हरियाणा के मेवात में। लोक अदालत का अर्थ क्या होता? लोगों का। अच्छा, इसमें जो न्याय होता है वह दोनों पक्षों के आपसी सहमति, इसलिए इस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील क्या किसी न्यायालय में की जा सकती नहीं ना की जा सकती। तो लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील किसी न्यायालय में की जा सकती नहीं की जा सकती है। चलिए ठीक है, क्या सब था होमवर्क? छोड़ का है देता है, छोड़ा का है, छोड़ का है दिया। देखिए देखिए, भाग रहा है पीछे में। देखिए 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 देखिए, ये चढ़वा सबको, वो सबको कुछ होगा, वो भ्रम में जी रहा है कि कुछ होगा। अरे कम से कम रहेगा तो कम से कम सुनेगा ना, क्वेश्चन सुनेगा, उससे याद होगा। तो ये चढ़वा सब है। लाइन कट गया था तो जूम क्या हो जाएगा? जूम क्या हो गया? तो काहे ले रहा था? तो ऐसा पहले भी होता था, सब दिन से हो रहा। तो ये कैमरा छोड़ा का है अभी? पहले तो नहीं छोड़ता था, तो काहे बंद हुआ? चलिए दीजिए होमवर्क, दीजिए होमवर्क। क्या था? अनुसूची था और सिर्फ अनुसूची बस। अरे व्हाइट टी शर्ट खड़ा हुई। संविधान संशोधन के माध्यम से क्या को अनुसूची जोड़ा गया? कौन कौन? 9वीं कैमा संविधान से है? 10वीं है? 52वां ना? 11वीं 12वीं? बैठ जाइए। दसवीं अनुसूची में क्या है? 11वीं में, 12वीं में। ठीक, नवीं अनुसूची जोड़ा गया था तो प्रधानमंत्री कौन था? 10वीं राजीव गांधी, 11वीं और 12वीं हाँ बोलिए। पंचायती राज को कुल कितना विषय काम करने के लिए दिए गए? नगर निगम, अरे चश्मा खड़ा हो, 4 गो आंख है, 6 गो बना देंगे। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीट। मूल संविधान में कितने भाषा को राजभाषा का दर्जा? 14। ठीक है। जो 8 गो और भाषा को राजभाषा का दर्जा संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, बोलिए सब। किसको?
बैठ जाइए। प्रथम अनुसूची में क्या है? द्वितीय में क्या? वेतन। तृतीय में है किन 3 पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण कीजिए। ठीक है, बैठ जाइए। उधर उधर उधर, हाँ। छठी अनुसूची, बैठिए आगे वाली, बैठिए आगे वाली। छठी अनुसूची कौन राज्य में? असम, मेघालय। बैठ जाइए। है टोपी, खड़ा हो उधर। आगे वाले बैठिए, पीछे वाले। 7वीं अनुसूची में क्या है? क्या? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। है, खड़ा होइए। संघ सूची में मूलतः कितना विषय? वर्तमान में 2-4 गो विषय का नाम बोलिए। है समवर्ती सूची के, सॉरी, संघ सूची के 2-4 विषय का नाम बोलिए। जान ले लेंगे हम, समझे? रेत देंगे गला, रेत दे, जिंदा नहीं बचिएगा। बकलोल भी पढ़ती हो। बैठिए। चलिए अगला होमवर्क सुनिए। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूरा पढ़ के आइएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।